ओके, सो आप ये फिगर देख सकते हो। ये रोलिंग का फिगर बना हुआ है। लेक्चर 2 है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में, लेक्चर 2। तो इसमें आप देखिए, ये एक स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप को हम इन दो रोलर्स के बीच में से पास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू पास दिस मेटेलिक स्ट्रिप in between these two rollers. Okay, our motto is that we want to reduce the thickness of this metal plate. Okay, we can see that in a starting the thickness of this metal plate is h naught, and we want to reduce thickness of this metal plate from h naught to h1, and for this we are choosing metal forming process, rolling. Okay, रोलिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस मेटल स्ट्रिप को इन दो रोलर्स के बीच में से पास करेंगे और ये चाहते हैं कि हमारे पास में जो ये मेटल प्लेट की जो थिकनेस है एच नॉट है, वो एच नॉट से क्या हो जाए, एच वन हो जाए। इतना हम रिडक्शन चाहते हैं। ठीक है, सो इन लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटल फॉर्मिंग. So what is basic principle of metal forming process? That we can convert raw material into desired shape without any type of metal fracture, without any type of metal separation. ठीक है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता था, हम ये चाहते थे कि कोई भी मटेरियल है उसको हम रॉ शेप से डिजायर शेप में कन्वर्ट करेंगे, बिना किसी मटेरियल के सेपरेशन के, बिना किसी मटेरियल के फ्रैक्चर के। और तभी हमने बताया था कि इन ऑल मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस desired stresses will lie in the range of material yield strength and material ultimate strength. जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो रेंज है स्ट्रेसेस की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी डिफॉर्मेशन के लिए, वो कहां से कहां के बीच में होगी, मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ और मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बीच का रीजन। तो सेम देखिए चीज यहां पर भी वही हो रही है। अगर हम इस मेटल स्ट्रिप को इन दो रोलर्स के बीच में से पास कर रहे हैं, तो आप देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों रोलर्स इस मेटल प्लेट के ऊपर क्या करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स डालेंगे। और ये कंप्रेसिव फोर्स डालने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो मेटल प्लेट की जो स्ट्रिप की थिकनेस होगी, दैट विल गोज डाउन फ्रॉम एच नॉट टू एच वन। बट इन दिस केस आप आसानी से देख सकते हो, यहाँ पे क्या किसी तरह का कोई सेपरेशन ऑफ मटेरियल हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, क्या किसी तरह का कोई फ्रैक्चर ऑफ मटेरियल हुआ है, वो भी नहीं हुआ है। यानी मटेरियल का जो किसी तरह का सेपरेशन नहीं हो रहा है, बस क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रही है उसकी थिकनेस, यानी एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हुआ मेटल फॉर्मिंग का। अब इस रोलिंग प्रोसेस के जो टेक्निकल हमारे एक्सपेक्ट्स हैं, उसके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप ये देख रहे हो दोनों रोलर्स यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों का डायरेक्शन है। यहां पर आप देखोगे अगर ध्यान से, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और ये वाला हमारा कैसा है, रोलर घूम रहा है, ये हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, तो ये दोनों रोलर्स जब रोटेट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये मेटल प्लेट को आगे की ओर, यहां पर क्या होगा, पुलिंग होगी यहां पर, जिससे कि ये मेटल प्लेट आगे की ओर मूव करेगी। ठीक, अब इन रोलर की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, देखिए यहां पर ये दो तरह के रोलर्स हैं। तो आप एक चीज ये ध्यान रखिए कि दोनों रोलर्स की जो वेलोसिटी होगी, रोलिंग वेलोसिटी होगी, वो दोनों रोलर्स की सेम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर दोनों रोलर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, इस वाले रोलर को हमने कह दिया कि दिस इज टॉप टॉप रोलर, दिस इज टॉप रोलर, एंड दिस इज बॉटम बॉटम रोलर। ओके, दिस इज टॉप रोलर एंड दिस इज बॉटम रोलर। तो टॉप रोलर और बॉटम रोलर की दोनों की जो रोलिंग वेलोसिटीज होनी चाहिए, वो हमारी क्या होनी चाहिए, वो दोनों की सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स जो नेसेसरी कंडीशन क्या हुई, वो क्या हुई कि अगर दोनों की रोलिंग वेलोसिटी की बात करें, रोलिंग वेलोसिटी ऑफ टॉप रोलर, टॉप roller, that must be equal to rolling velocity of bottom roller.
ओके, बॉटम रोलर। तो ये मैंने क्यों कहा है इसमें कि दोनों की वेलोसिटीज हमारी क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। अब अगर आप रोलिंग वेलोसिटी से आप इसको रिलेट करोगे, इसका भी डायमीटर डी है, इसका भी डायमीटर डी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पाई डी एन ऑफ टॉप रोलर दैट इज इक्वल टू पाई डी एन ऑफ बॉटम रोलर। ठीक है, यानी कि दोनों की जो रोटेशन वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए। रोटेशन वेलोसिटी को क्या है, सपोज मान लीजिए इसके जो आरपीएम है, ठीक है, जो रोटेशन है वो एन है, दोनों रोलर्स के आरपीएम कितने हैं, एन है, एन रोटेशन पर मिनट हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप रोलिंग वेलोसिटी निकालना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में या मीटर पर मिनट में, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस यहाँ पर कांटेक्ट में आ रहा होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू इट्स सरकमफ्रेंस। जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, इसके सरकमफ्रेंस की लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस क्या आ रही होगी, इस पॉइंट के कांटेक्ट में आ रही होगी। तो वन राउंड में पाई डी आई, और अगर इसके एन रोटेशन हो रहे हैं तो नेट 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, दैट इज पाई डी एन। तो टॉप की और बॉटम की दोनों की क्या होनी चाहिए, जो रोलिंग वेलोसिटीज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दोनों की रोलिंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए? देखिए, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ की रोलिंग वेलोसिटी ज्यादा है और यहाँ की रोलिंग वेलोसिटी कम है, तो ये क्या होगी, ये हमारी जो मेटल प्लेट होगी ये ऐसे बेंड हो जाएगी। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अब बेंडिंग तो हम चाहते नहीं है, हम केवल क्या चाहते हैं कि मेटल प्लेट की जो थिकनेस है वो हमारी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो वो सीधे सीधे स्टेट इस तरीके से आगे मूव करे, इसके लिए क्या है, इसके लिए ये कंपल्सरी कंडीशन है कि दोनों रोलर्स की जो वेलोसिटी होनी चाहिए, रोलिंग वेलोसिटी जो होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर एक की भी ज्यादा और एक की भी कम होगी तो वो वन साइड में क्या होगी, हमारी जो ये मेटल प्लेट है वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास में, वो ये है कि दोनों रोलर्स की जो ये रोलिंग वेलोसिटीज हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए, वो हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गया। सेकंड वन हमारे पास में क्या चीज है कि जो कांटेक्ट एरिया जो आ रहा है दोनों रोलर्स का, ठीक है, जो कांटेक्ट है बिटवीन ये रोलर्स और मेटल प्लेट, ये जो है वो बराबर होना चाहिए दोनों का। क्यों? जिससे कि जो आपके ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं वो हमारे क्या हो, इक्वल अमाउंट में वहां पर स्टिप के ऊपर एक्टिंग हो। ठीक है, तो सेम अगर यहाँ पर सरफेस एरिया है, यहाँ पर इधर पर ये देखिए ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया, ये अगर हमारा सेम रहेगा तो जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं उनकी वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, वो सेम मैग्नीट्यूड पर रहेगी। जिससे कि यूनिफॉर्मली आप क्या करोगे, इस प्लेट के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे और रिडक्शन हमारा क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है, सेकंड वन क्या है कि सेम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इसका रोलर्स एंड स्ट्रिप। ओके, तो सेकेंड वन हमारे पास में जो ये कंडीशन है वो क्या है कि हमारे पास में सेम सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट रहना चाहिए बिटवीन रोलर्स एंड स्ट्रिप। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। ये दो वो नेसेसरी कंडीशन है जिसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, मेटल जो प्लेट है उसकी स्ट्रिप को आप रिड्यूस कर पाओगे। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम आगे चलकर जब इसकी एनालिसिस करेंगे उसमें यूज करेंगे, देखें। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमने टर्मिनोलॉजी में, ये मैं इसको मिटाए दे रहा हूं कि जो दो नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि आगे हमें टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी करना है। दो नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों रोलर्स की रोटेशन वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए, और सेकंड वन क्या है, जो हमारे पास में कांटेक्ट एरिया है दोनों रोलर्स के बीच में, मेटल प्लेट और रोलर्स की मिड में, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे, तो कौन कौन से टर्म का जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, किस इंग्लिश लेटर से इनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनको देख लीजिए। जैसे कैपिटल आर होगा, ठीक है, टर्मिनोलॉजी में कैपिटल आर यहाँ पर क्या है, डेट इज रेडियस ऑफ रोलर्स होगा।
कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ रोलर्स। इसको नोट करते जाइएगा क्योंकि अभी मैं मिटा दूंगा आगे ये मैं कई डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कैपिटल आर लिख दूंगा, तो कैपिटल आर का मतलब आप लोग की समझ जाइएगा कि वो क्या है, रेडियस ऑफ रोलर्स है। ठीक है, तो कैपिटल आर क्या है यहाँ पर, दैट इज रेडियस ऑफ रोलर्स। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे थिकनेस आपको दिख रही है, यहाँ पे देखिए थिकनेस हमारे पास में क्या है, H0 है, और यहाँ पे थिकनेस क्या है, H1 है। तो H0 आपको साफ दिख रहा है, बिफोर डिफॉर्मेशन मेटल प्लेट स्ट्रिप की जो थिकनेस है, और आफ्टर डिफॉर्मेशन स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है, H1 है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, H0 यहां पर क्या है, दैट इज स्ट्रिप थिकनेस, स्ट्रिप थिकनेस बिफोर deformation, strip thickness before deformation, and H1 that is strip thickness after deformation. ओके, तो H0 यहाँ पे क्या हो गया, बिफोर डिफॉर्मेशन जो हमारे पास में इस प्लेट की जो थिकनेस होगी, और H1 हमारे पास में क्या हो गया, आफ्टर डिफॉर्मेशन जो हमारे पास में प्लेट की थिकनेस है। ठीक है, फिर आपको एक यहाँ पे टर्म दिख रहा होगा, ये V0। ठीक है, ये V0 क्या है, V0 जो है दैट इज एंट्री वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप है, एंट्री वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप। और एक यहां पर आपको V1 दिख रहा है, ये क्या है, दैट इज एग्जिट वेलोसिटी ऑफ दिस स्ट्रिप। ठीक, और V क्या है, दैट इज रोलर वेलोसिटी। इसको नोट करते जाइएगा, V दिस इज रोलर वेलोसिटी। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसका मतलब सर अगर ये स्ट्रिप जो है ये इस तरीके से इधर राइट हैंड की तरफ क्या हो रही है, ये मूव हो रही होगी, ये जो मेटल स्ट्रिप है। ठीक है, अब मैंने आपको यहां पर ये बताया कि एंट्री के वक्त में जब ये यहां पर अगर आप इस स्ट्रिप की वेलोसिटी देखोगे तो यहां पर स्ट्रिप की वेलोसिटी कुछ V0 है, और यहां पर जो है जब एग्जिट पे आप देखोगे इस स्ट्रिप की वेलोसिटी, तो एग्जिट पे जो स्ट्रिप की वेलोसिटी है वो डेट इज समथिंग V1 है, और जो रोलर की वेलोसिटी है वो क्या है, V है। तो क्या इस स्ट्रिप की वेलोसिटी पूरे में कॉमन नहीं रहेगी? जी हाँ, इस स्ट्रिप की वेलोसिटी पूरे मोशन में कॉमन नहीं रहेगी। एंट्री पे कुछ यहाँ पे V0 होगी, और एग्जिट पे इस स्ट्रिप की वेलोसिटी क्या होगी, कुछ V1 होगी। एंट्री के वक्त में ये वेलोसिटी क्या होगी, हमारी लो होगी, और जैसे जैसे ये डिफॉर्मेशन के बाद ये एग्जिट की ओर बढ़ेगा स्ट्रिप, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये किस तरीके से बढ़ रही है अभी इसको मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, अभी आप मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि एंट्री के वक्त में इस मेटल स्ट्रिप की जो वेलोसिटी होगी वो V0 होगी, और एग्जिट पर कुछ V1 होगी, और यहाँ मिड में ये क्या होगी, रोलर के वेलोसिटी के बराबर होगी, V होगी। और स्ट्रिप की वेलोसिटी क्या होगी, जैसे जैसे ये एंट्री से एग्जिट की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं पर मैं V0 अगर यूज कर रहा हूं दैट इज एंट्री वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप है, V1 दैट इज एक्सिट वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप, और केवल V अगर यूज कर रहा हूं तो वो हमारी क्या होगी, रोलर की वेलोसिटी होगी, जिसको कि हम लोगों ने पाई dn से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। इसके अलावा हमारे पास में जो हो सकता है विथ ऑफ स्ट्रिप हो सकती है। ठीक है, तो विथ ऑफ स्ट्रिप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया W1 एंड W2 दैट इज विथ ऑफ स्ट्रिप। विथ ऑफ स्ट्रिप का मतलब इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, जो इसकी विथ होगी वो क्या होगी, इनसाइड द बोर्ड जो डायमेंशन आ रही है वो होगी। तो बिफोर डिफॉर्मेशन वो हमारे पास में यहां पर क्या होगी, कुछ W1 होगी, और आफ्टर डिफॉर्मेशन वो क्या होगी, कुछ W2 होगी। ठीक है, अभी बाद में हम लोग ये पढ़ेंगे कि W1 और W2 आपस में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ठीक है, वो क्यों इक्वल होंगे उसको हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे। तो अभी आप मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि जो बिफोर डिफॉर्मेशन
इनसाइड द बोर्ड जो स्ट्रिप होगी वो कितनी होगी, विथ होगी, वो W1 होगी, और जो आपकी आफ्टर डिफॉर्मेशन जो विथ ऑफ स्ट्रिप होगी वो कितनी होगी, W2 होगी। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो कि अभी हम लोग अपने एनालिसिस में आगे जो है इसको यूज करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, assumptions taken for analysis of rolling operation, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, assumptions taken for analysis of rolling operation. That is assumptions taken for analysis of rolling operations, ठीक है, ये हमारे पास है। अब कौन कौन से हम एजम्पशन यहां पर लेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। भाई कोई भी अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ हमें एजम्पशन तो लेने ही पड़ते हैं। अब जैसे बर्नौलीज एक्सपेंशन था, उसमें भी अगर आप जो यूज करते थे वहां पर भी हमारे पास में कई सारे एजम्पशन थे। तो एजम्पशन हम लोग क्यों लेते हैं, ताकि हमारी जो एनालिसिस है वो इजिली हो पाए, उसमें जो कुछ टर्म्स जो आ रहे हैं उनको हम क्या कर पाए एनालिसिस में, उनको हम रिड्यूस कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एजम्पशन हमारे पास में क्या क्या है। फर्स्ट एजम्पशन जो है वो हमारे पास में क्या है, जो ये हम लोग मेटल प्लेट ले रहे हैं, जो ये मेटल स्ट्रिप ले रहे हैं, वो कैसी है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। ये मेटल स्ट्रिप जो है वो कैसी है, इनकम्प्रेसिबल है। जैसे कि यही एजम्पशन हम लोगों ने पहले चिप डिफॉर्मेशन वाला जो पढ़ा था चैप्टर मेटल कटिंग में, वहां पर भी हमने वर्कपीस के लिए यही एनालिसिस ली थी कि यही एजम्पशन लिया था कि जो हमारा वर्कपीस है वो भी हमारा कैसा है, वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी लेंगे, जो हमारे पास में यहां पर भी ये वर्कपीस ही है, ठीक है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ मेटल स्ट्रिप है, ये कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होगा कि इसकी डेंसिटी वेरिएशन जो होगा, डेंसिटी जो बिफोर डिफॉर्मेशन होगी वही हमारी आफ्टर डिफॉर्मेशन होगी, यानी जो वॉल्यूम होगा वो इसका क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। भाई मास हमारा कांस्टेंट है बिफोर डिफॉर्मेशन आफ्टर डिफॉर्मेशन, क्योंकि किसी तरह का मटेरियल का फ्रैक्चर तो हो नहीं रहा है, ठीक है। अब मास इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमने ये एजम्पशन ले लिया कि ये जो मटेरियल है ये कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। दैट मींस बिफोर डिफॉर्मेशन जो इसकी डेंसिटी होगी वही आफ्टर डिफॉर्मेशन होगी। तो अगर डेंसिटी डेंसिटी वाले टर्म आपस में सेम है तो क्या सेम आपका आ गया, प्रूव हो गया कि वॉल्यूम हमारा क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि एवरी मेटल which is which is undergoing which is undergoing rolling operation वो हमारा कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो एवरी मेटल विच इज अंडरगोइंग रोलिंग डिफॉर्मेशन वो हमारे पास में क्या होगा, वो हमारे पास में इनकम्प्रेसिबल होगा। ये हमारे पास में सबसे पहला फर्स्ट एजम्पशन हो गया। अब इससे अगर आप यहां पर कंक्लूजन निकालोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिफोर डिफॉर्मेशन और आफ्टर डिफॉर्मेशन हमारे क्या रहेंगे, वॉल्यूम क्या रहेगा, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये चीज हो गई। देन इसके बाद अगर हम लोग देखें, ये तो हमारे पास में फर्स्ट एजम्पशन हो गया। सेकंड एजम्पशन की बात करें, ठीक है। सेकंड एजम्पशन क्या है, मैंने अभी आपको उस समय स्टार्टिंग में बताया था कि जो विथ थी, है ना, विथ W1 एंड W2 कौन सी डायमेंशन थी, इनसाइड द बोर्ड जो हमारी डायमेंशन आ रही है। तो जो विथ बिफोर डिफॉर्मेशन है और जो विथ W2 आफ्टर डिफॉर्मेशन है वो आपस में सेम रहेंगी। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो रहा है कि विथ दोनों की सेम कैसे हो रही है। देखिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा, यहां पर ये दो रोलर्स हैं, ठीक है। ये दोनों रोलर्स क्या कर रहे हैं,
इस स्ट्रिप के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों रोलर्स क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिप के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। अब इसी कंप्रेसिव फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, थिकनेस के डायरेक्शन में रिडक्शन आ रहा है। ठीक है, देखिए पहले हमारे पास में थिकनेस h0 थी और बाद में कितनी हो गई, h1 हो गई। अब देखिए ये जो है, अगर आप देखो कि 3 डायमेंशन हो गई यहाँ पर। 3 डायमेंशन कौन कौन सी हो गई, एक तो हमारे पास में ये थिकनेस हो गई h0, सेकंड वन हमारी कौन सी हो गई, विड्थ हो गई, दैट इज W1। मैं बिफोर डिफॉर्मेशन डायमेंशन बता रहा हूं कि पहले थिकनेस कितनी थी, h0 थी, विड्थ कितनी थी, W1 थी, और थर्ड वन डायमेंशन कौन सी हुई, लेंथ हुई। तो आप ये ध्यान रखिए, ये रोलर्स एक तो क्या कर रहे हैं, इसकी थिकनेस को रिड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, और दूसरा क्या कर रहे हैं, इसकी लेंथ को खींच रहा है, एलोंगेट कर रहा है। ये देखिए ये किस तरीके से, इस तरीके से रोलर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, ये लेंथ में जो आपका थिकनेस में रिडक्शन हो रहा है, वो हमारा कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो लेंथ के डायरेक्शन में क्या होगा, वो डायमेंशन हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर हो रही बात की नहीं? क्योंकि यहां पर रोलर्स कंप्रेसिव फोर्स ही नहीं केवल लगा रहे हैं, उसको आगे की ओर इस स्टेप को क्या कर रहे हैं, ढकेल भी रहे हैं। तो इसी वजह से जो हमारा रिडक्शन थिकनेस के डायरेक्शन में हो रहा है, वो या तो विड्थ के डायरेक्शन में जाएगा या लेंथ के डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि ये लेंथ के डायरेक्शन के अलोंग ये आगे की ओर मेटल प्लेट को ये आगे ढकेल भी रहा है रोलर, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जितना रिडक्शन हो रहा था हमारा किसमें, थिकनेस के डायरेक्शन में, उतना ही हमारा क्या होगा, वो लेंथ में बढ़ जाएगा, विड्थ में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो इसीलिए जो रिडक्शन हमारा थिकनेस के डायरेक्शन में हुआ, वो हमारा क्या हुआ, लेंथ में बढ़ गया, विड्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहां पर सेकंड ये एजम्पशन हमने लिया हुआ है, तो सेकंड एजम्पशन यहां पर क्या होगा, वो हमारा ये रहेगा, विड्थ ऑफ स्ट्रिप, width of strip before deformation, before and after deformation, before and after deformation is constant, is constant। That means क्या हुआ कि जो W1 है वो किसके इक्वल होगा, W2 के इक्वल होगा। ठीक, W1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, W2 हो जाएगा, क्योंकि बिफोर और आफ्टर हमारे पास में जो विड्थ होगी स्ट्रिप की, वो हमारी क्या होगी, वो कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में सेकंड एजम्पशन हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एजम्पशन है, अगर उसी को हम देखें, तो देखिए हमने क्या कहा कि भाई इसकी विड्थ भी कांस्टेंट हो गई। फर्स्ट वन एजम्पशन क्या था, ये इनकंप्रेसिबल है। तो देखिए इनकंप्रेसिबल होने की वजह से आप क्या कहोगे कि वॉल्यूम जो इस स्ट्रिप का होगा बिफोर डिफॉर्मेशन और वॉल्यूम जो इसका इस स्ट्रिप का आफ्टर डिफॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, तो अगर आप उसी चीज को आगे कंटिन्यू समझना चाहते हैं, हमने कहा कि वॉल्यूम बिफोर डिफॉर्मेशन, बिफोर डिफॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम आफ्टर डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, आफ्टर डिफॉर्मेशन होगा। ठीक, अब इसी चीज को हम लोग आगे पढ़ते हैं। वॉल्यूम बिफोर डिफॉर्मेशन अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, हमें 3 डायमेंशन यहां पे पता होनी चाहिए। एक तो हमारे पास में बिफोर डिफॉर्मेशन क्या हो गई, इसकी स्ट्रिप की थिकनेस हो गई, दैट इज h0, विड्थ कितनी हो गई, W1, और हमने यहाँ पर लेंथ। अब देखिए लेंथ में आपके पास में प्रॉब्लम आएगी। लेंथ आप जो ले रहे हो उसको आप एज्यूम कर लो लेंथ विच इज पासिंग पर यूनिट टाइम, है ना, लेंथ जो पर यूनिट टाइम में इस रोलर्स के थ्रू पास हो रही होगी। तो पर यूनिट टाइम में बिफोर डिफॉर्मेशन जो लेंथ जा रही होगी इस स्ट्रिप की तरफ, वो कितनी होगी, वो इसकी वेलोसिटी के बराबर होगी कि नहीं होगी। भाई हमने क्या किया, देखिए वॉल्यूम फ्लो रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए एक डायमेंशन तो आपकी क्या हो गई, इसकी बिफोर डिफॉर्मेशन, इसकी थिकनेस हो गई स्ट्रिप की। सेकेंड वन डायमेंशन कौन सी हो जाएगी, दैट इज विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप, है ना, बिफोर डिफॉर्मेशन। और थर्ड वन क्या हो गई, लेंथ। अब लेंथ क्या है, आप अगर पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हो तो बिफोर डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन जोन ये है, ये ध्यान रखिए, डिफॉर्मेशन जोन क्या कौन सा है, ये ए से लेकर सी तक का जो बीच का रीजन है ना, ये एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा। तो ये जो पूरा रीजन प्लेस है,
ये आपका डिफॉर्मेशन है। तो ए के पहले वाले रीजन में जो लेंथ हमारी पर यूनिट टाइम में ए की तरफ मूव करेगी वो क्या होगी, उसकी बिफोर डिफॉर्मेशन वेलोसिटी के बराबर होगी। तो जो हमारे पास लेंथ वाला टर्म है उसकी जगह आप क्या रखोगे, आप वी नॉट के टर्म को यूज करोगे। ठीक है, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए क्या हो रहा है, वॉल्यूम बिफोर डिफॉर्मेशन दैट इज एच नॉट विथ दैट इज इनसाइड द बोर्ड, वो कितना हो गया W1, और लेंथ, लेंथ क्या पर यूनिट टाइम में जो पास हो रही है किधर की तरफ, रोलर की तरफ जा रही है, तो वो उसकी वेलोसिटी के बराबर होगी क्योंकि हमने पर यूनिट टाइम की बात की है। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर डिफॉर्मेशन। तो वॉल्यूम आफ्टर डिफॉर्मेशन आप देखो आप कितनी इसकी थिकनेस रह गई, वो हमारे पास रह गई थिकनेस H1। ठीक, और विथ आफ्टर डिफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था जो इसकी विथ थी वो कितनी थी, हमने एज्यूम की थी W2। ठीक, और वेलोसिटी आफ्टर डिफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था इसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज V1 स्ट्रिप की वेलोसिटी। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, H नॉट W1 V नॉट दैट इज इक्वल टू H1 W2 V1। ठीक है, ये हमारे पास में हुआ इन दोनों के कंक्लूजन से। अब आपको पता है जो सेकंड एजम्पशन हमने लिया हुआ है, सेकंड एजम्पशन हमारे पास में क्या है कि विथ बिफोर डिफॉर्मेशन और आफ्टर डिफॉर्मेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो उस कंडीशन में आपके पास में क्या होगा, ये W1 और W2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। किससे, क्योंकि हमें पता है सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकंड एजम्पशन W1 इज इक्वल टू क्या है, W2 है। तो इस वजह से यहां पर जो हमारे पास में विथ आ रही है वो क्या होगी, आपस में वो कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों तरफ की, W1 और W2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या टर्म बचा, H नॉट V नॉट इज इक्वल टू H1 V1। H नॉट V नॉट इज इक्वल टू H नॉट V नॉट इज इक्वल टू H1 V1। इसके आगे मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं कहा था कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, वो आपको आंसर मिल जाएगा यहां से। ठीक है, देखिए तो जब इसको आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यहां पर था क्या एक्सप्रेशन, एच नॉट, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, एच नॉट वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, H1 एंड V1। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन बचा। W1 W2 वाला टर्म जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अगर आप लिखो तो H नॉट अपॉन ये वाला टर्म इधर लिया है, H1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन V नॉट। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो H1 वाला टर्म था उसको हम नीचे ले आए और V नॉट वाला टर्म हम इधर ले आए। तो H नॉट अपॉन H1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, V1 अपॉन V नॉट। अब अगर आप ध्यान से देखो H नॉट क्या है, बिफोर डिफॉर्मेशन थिकनेस है। ठीक है, और H1 क्या है, आफ्टर डिफॉर्मेशन थिकनेस है। तो आपको पता है कि बिफोर डिफॉर्मेशन जो थिकनेस है H नॉट की वैल्यू क्या है, वो H1 से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, H नॉट की वैल्यू अगर H1 से ज्यादा है तो ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो H नॉट अपॉन H1 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। और अगर H नॉट अपॉन H1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो V1 अपॉन V नॉट की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। बात समझ में आ रही है। तो V1 अपॉन V नॉट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, V नॉट हो जाएगा। जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, V1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, V नॉट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब आपको ये पता चला क्योंकि थिकनेस रिडक्शन से हमको ये पता है कि H नॉट अपॉन H1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या निकला, V1 क्या थी, V1 थी इस स्ट्रिप की वेलोसिटी आफ्टर डिफॉर्मेशन, और V नॉट क्या थी, इस स्ट्रिप की वेलोसिटी बिफोर डिफॉर्मेशन। तो कंक्लूजन क्या निकला कि स्ट्रिप की वेलोसिटी बिफोर डिफॉर्मेशन क्या होगी, वो कम होगी इन कंपेयर टू एग्जिट वेलोसिटी ऑफ दैट स्ट्रिप। ठीक है, जो कि आफ्टर डिफॉर्मेशन मिलेगी। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रिप की वेलोसिटी जैसे जैसे हम डिफॉर्मेशन रीजन की तरफ बढ़ते हुए और आगे उसकी क्रॉस करेंगे वैसे वैसे क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। बात क्लियर हो रही है, आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा
कि ये हमारे पास में एक्सप्रेशन कैसे आया। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो स्ट्रिप की वेलोसिटी होगी, जैसे जैसे हम डिफॉर्मेशन रीजन की ओर बढ़ेंगे और उसको क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे स्ट्रिप की वेलोसिटी भी क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफॉर्मेशन जोन की। ठीक है, डिफॉर्मेशन जोन, डिफॉर्मेशन जोन को समझने के लिए आप ये ध्यान रखिए, वो जोन जहां पर आपका नेट रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जो ये हमारी थिकनेस जो है प्लेट की, वो पूरी तरह से रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए डिफॉर्मेशन जोन। डिफॉर्मेशन जोन। अब ध्यान से अगर आप फिगर में देखोगे तो आपको डिफॉर्मेशन जोन दिख जाएगा। ठीक है, कौन सा डिफॉर्मेशन जोन, फिगर में देखो, ए से सी के बीच में, ये देखिए ये अल्फा जहां पर एंगल की प्लेस्ड है, ये आपका डिफॉर्मेशन जोन है दोनों उसमें। ठीक है, दोनों रोलर्स में आएगा ए से सी के बीच के तक का पॉइंट। यहीं पर क्या हो रहा है, वो आपके कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, और उसी कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से यहाँ पर क्या होगा, हमारा मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, जिसकी वजह से हमारी क्या हो रही है, थिकनेस जो है वो रिड्यूस कर रही है। ठीक है, अब इसके आगे की एनालिसिस को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वॉट एवर जो भी हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है थिकनेस में, वो हमारा इस पर्टिकुलर रीजन में ए से सी के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, अब इसके वन बाय वन हम लोग पॉइंट्स को नोट करें। देखिए, अभी हमने ये चीज देखा कि जो वेलोसिटी इनिशियल कंडीशन में वी नॉट थी, वो आगे चल के इस स्टिफ की वेलोसिटी वी वन हो गई। ठीक है, ये वेलोसिटी क्या हो रही है, ये तेजी से बढ़ रही है। यहां पर रोलर्स की वेलोसिटी कितनी थी, वी थी। मैंने आपको जो टर्मिनोलॉजी बढ़ाई थी, टर्मिनोलॉजी में वो मैंने नोटेशन बताया था, तो मैंने बताया था कि वी वेलोसिटी क्या थी, रोलर्स की थी। तो ध्यान रखिएगा, ये होता क्या है कि जो वेलोसिटी का पैटर्न है वो कुछ हमको इस तरीके का मिलता है, वी नॉट इज ग्रेटर देन वी, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, वी नॉट इज लेस देन वी इज लेस देन वी वन। ठीक है, कुछ हमें इस तरह का पैटर्न मिलता है। ठीक है, ये पैटर्न क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे कम यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, इस स्ट्रिप की इस पॉइंट पर होगी, एंट्री पर। ठीक है, बिफोर डिफॉर्मेशन। जैसे जैसे ये यहां पर पहुंचेगा, तो ये पर्टिकुलर सी पॉइंट के पास जाके ये वी नॉट जो होगा वो बढ़कर क्या हो जाएगी, इस स्ट्रिप की वेलोसिटी वी हो जाएगी। ठीक है, और वी वेलोसिटी हमारी क्या है, रोलर्स की है। क्लियर हो रही बात। वी नॉट जो थी हमारी स्ट्रिप की वेलोसिटी बिफोर डिफॉर्मेशन थी, और जैसे से डिफॉर्मेशन जोन की तरफ आगे बढ़ा, तो ये वी नॉट वेलोसिटी क्या हो जाती, वी वेलोसिटी के बराबर हो जाती, जो कि हमारे रोलर की वेलोसिटी के बराबर है। और जैसे ही ये डिफॉर्मेशन जोन को क्रॉस करके बाहर की ओर जाती है, वैसे वैसे क्या होती है, इसकी स्ट्रिप की वेलोसिटी वी वन हो जाती है, जो कि आपकी रोलर की वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाती है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं। तो यहां पर ये ध्यान रखिए, वी जो है ये आपकी रोलर वेलोसिटी थी। ठीक है, तो स्ट्रिप की वेलोसिटी जब डिफॉर्मेशन जोन को क्रॉस कर जाती है, तो वो क्या होती है, रोलर की वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखिए कि जो स्टिप की वेलोसिटी है वो कहीं यहां पर आकर रोलर की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। तो जिस पॉइंट पर स्टिप की वेलोसिटी रोलर की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, वो पॉइंट हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जिस पॉइंट पर इस स्ट्रिप की वेलोसिटी, देखिए ये बढ़ती जा रही है ना कंसिस्टेंट, तो जिस पॉइंट पर इस स्ट्रिप की वेलोसिटी रोलर की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास में पैटर्न मिलता है, ये पर्टिकुलर किसी सी पॉइंट के अलाउ, जहां पर ये जो हमारी स्ट्रिप है इन रोलर से अलग होने स्टार्ट होती है, वहीं पर हमारे पास में क्या होता है, जो इस स्ट्रिप की वेलोसिटी होती है वो रोलर की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। क्लियर हो रही बात। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कि अलोंग द डिफॉर्मेशन जोन, अलोंग द डिफॉर्मेशन जोन,
point a point where roller velocity is equal to velocity of strip okay, called as neutral point, called as न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो कोई आपसे न्यूट्रल पॉइंट के बारे में पूछ ले तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट जहां पर हमारी क्या होगी, स्ट्रिप की वेलोसिटी हमारी रोलर की वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है, तो डेट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉइंट। तो ये कुछ हमारा स्ट्रिप की वेलोसिटी का इस तरह का पैटर्न होता है। वी नॉट से यहां पर जाके वी हुआ और वी से जाके ये कितनी हो जाएगी, वी वन हो जाएगी। और इस ऑर्डर में जो वी वन होगा वो सबसे बड़ा होगा, वी नॉट वो वी जो है वो इन बिटवीन आएगा इन दोनों की वैल्यू के, और वी नॉट सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। आई थिंक यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन में फोकस करेंगे अपनी एनालिसिस को। ये रीजन हमारा कौन सा था, ए से सी के बीच का रीजन। ये वाला जो पूरा रीजन था जिसमें ये अल्फा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ बाइट। ठीक है, अल्फा जो यहाँ पे बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बाइट या एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये बोलते हैं। अब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में हम लोग अपनी पूरी एनालिसिस को फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये डिफॉर्मेशन जोन की इसको आप पूरा लिख लीजिएगा। तो यहां पर जो अल्फा है, ये जो आपको एंगल दिख रहा है इसको लिख लीजिए, क्या क्या बोलते हैं। अल्फा जो होता है हमारे पास में बाइट एंगल, या फिर इसे हम लोग एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिफॉर्मेशन रीजन में आ रहा है, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये अल्फा हमारा जो है कहलाता है। ठीक है, अब इसको अगर आप डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन के फॉर्मेट में ये क्या हुआ, दैट इज एंगल मेड बाय द सेंटर ऑफ रोलर्स विद द एंट्री एंड एग्जिट इज कॉल्ड एंगल ऑफ बाइट। देखिए, ये रोलर का सेंटर है, ये हमारी स्ट्रिप की क्या हो रही है, एंट्री हो रही है एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन में, और यहां पर क्या हो रही है, ये एग्जिट हो रही है। ठीक है, यहां से ये कांटेक्ट क्या हो जाएगा, वो हमारा कांटेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो एंट्री और एग्जिट के बीच में अगर इन दोनों लाइनों को मिला दिया जाए सेंटर पर, तो जो हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन होता है। रोलर के सेंटर से एंट्री ऑफ दैट स्ट्रिप इन द डिफॉर्मेशन जोन एंड एग्जिट ऑफ दिस स्ट्रिप फ्रॉम द डिफॉर्मेशन जोन, इन दोनों पॉइंट्स को अगर सेंटर से आप मिला दो तो जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन या बाइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया प्लेसेस का। अब इसके आगे हम लोग इसको स्टडी करते हैं, तो देखिए मैं इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये कुछ हमारे पास में इस तरीके का ट्रायंगल है, ये आपके पास में सी पॉइंट है, ये हमारे पास में ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पर कर्वेचर पर है कहीं पर। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास में सी पॉइंट है। यहां से हमने क्या किया, ये इस तरीके से ऐसे लाइन मिला दिया। ठीक है, ये कोई लाइन मान लीजिए बी है, ये यहाँ पर ये इस लाइन को जो क्रॉस करेगी वो क्या होगी, बी होगी। और ये एंगल जो आपके पास में है, ये एंगल हमारे पास में क्या है, अल्फा है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास में क्या है, अल्फा। ये इस तरीके से, क्योंकि अगर आप यहां से मिलाओगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, और ये पॉइंट हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर ये मैंने लिख रखी है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर आप इसको इस ट्रायंगल को कंसीडर करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग कंसीडर करें, इसके सेंटर को मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। ये सेंटर जो है ये ओ है, जो कि यहाँ पर था।
ठीक, अब हम लोग ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल को। देखिए, तो ट्रायंगल ओ ए बी हमने कंसीडर कर लिया, ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, इसमें हमने कॉस अल्फा एक्सप्रेशन लगाया, कॉस अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोथेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोथेनस। तो देखिए आप, बेस यहां पर क्या है, ओबी वाली साइड हो जाएगी बेस। ठीक है, और हाइपोथेनस क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं कॉस अल्फा इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ ए। ठीक है, तो आपको पता है कि ओबी क्या होगा, ओबी इज नथिंग बट ओ सी माइनस बीसी। ओसी में से हम ये क्या करें, इस बीसी को माइनस कर दें तो हमारे पास ओबी आ जाएगा। तो वही हमने लिख दिया ओसी माइनस बीसी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, अपॉन क्या हो जाएगा, ओ ए। अब इसी टर्म को अगर आप आगे और मॉडिफाई करके लिख रहे हैं तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा। अब देखिए, अगर हम यहां पर इसको स्टडी करें तो ओसी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, ओसी इज नथिंग बट रेडियस। ओसी क्या है यहां पर, वो क्या है, रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, तो ओसी की जगह हमने क्या लिख दिया, आर माइनस बीसी। बीसी की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, अब ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखना, ये हमारे पास में स्ट्रिप की टोटल थिकनेस थी। ठीक है, ये स्ट्रिप की क्या थी, टोटल थिकनेस थी, कितनी थी, एच नॉट। और यहां पर ये कितनी हो गई, एच वन। अब जरा ध्यान से देखो, एच नॉट से ये एच वन में रिड्यूस हो रहा है, आधा पार्ट जो उसका रिड्यूस हो रहा होगा ये टॉप रोलर के थ्रू हो रहा होगा, और आधा पार्ट हमारा क्या हो रहा होगा, बॉटम रोलर के थ्रू हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम जैसे नेट रिडक्शन की बात करें कि नेट रिडक्शन यहां पे कितना हो रहा है, तो नेट रिडक्शन जो हमारे पास में आ रहा होगा वो समझ लीजिए वो किसके बराबर होगा, नेट रिडक्शन जो होगा वो हमारा एच नॉट माइनस क्या होगा, एच वन होगा। जो थिकनेस में नेट रिडक्शन हो रहा है वो हमारे पास में क्या होगा, एच नॉट माइनस एच वन होगा। इसको हमने अगर डेल्टा एच कह दिया, इसको क्या बोल दिया हमने, डेल्टा एच, तो क्या होगा, डेल्टा एच बाई टू ऊपर से रिड्यूस हो रहा होगा और डेल्टा एच बाई टू क्या होगा, नीचे वाले रोलर से रिड्यूस हो रहा होगा, तभी तो हमारे पास में नेट डेल्टा एच आएगा। ठीक है, तो आधा डेल्टा एच बाई टू ऊपर से रिड्यूस हुआ स्ट्रिप, और डेल्टा एच बाई टू क्या हुआ, नीचे से हमारा जो है रिडक्शन हुआ। तो अगर आप यहां से देखो, जो बीसी वाली वैल्यू है, बीसी वाली वैल्यू क्या है, ये देखो, ये आधा रिडक्शन है ना। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी हो रहा होगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू आपकी डेल्टा एच बाई टू के बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि नेट डिडक्शन जो है वो आपके पास में क्या है, डेल्टा एच है। तो डेल्टा एच में जो ये आधा होगा वो हमारा क्या हुआ, ऊपर वाले रोलर से हुआ, और आधा क्या हुआ, नीचे वाले से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बीसी वाली साइड है इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच बाई टू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने बीसी की जगह पर क्या लिख दिया, डेल्टा एच बाई टू। यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, ये हमारे पास में नेट रिडक्शन है, नेट रिडक्शन। ठीक है, एच नॉट माइनस एच वन, जो हमारी स्ट्रिप में नेट रिडक्शन जो हो रहा है डेल्टा एच, वो है। तो डेल्टा एच का हाफ जो होगा वो आपका क्या होगा, इस बीसी वाले साइड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टू। ओके, तो यहां पर हमने बीसी की जगह पर रख दिया, और अपॉन क्या होगा, ओ ए। ओ ए भी क्या है हमारे पास में, रेडियस है। ओ ए देखो ये क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, तो ये हमारे पास में टर्म हो जाएगा। अब इसके आगे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, इसका इसके साथ और इधर वाले का इधर। ठीक, तो जब करेंगे तो क्या होगा, यहां से आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, आर माइनस डेल्टा एच अपॉन टू। ठीक है, और कॉस अल्फा माइनस दैट इज इक्वल टू आर माइनस डेल्टा एच अपॉन टू। तो यहां से अगर आप डेल्टा एच की वैल्यू केवल निकालो तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, ये वाला टर्म आप इधर ले आइए, ये वाला टर्म इधर ले आइए, तो यहां से क्या हो जाएगा, दैट इज टू आर, आर को कॉमन ले लो। ठीक है,
2r विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, इसके आगे हम लोग इसको जो है और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, मैं यहां पे कर दे रहा हूं। ठीक है, इसी के आगे है यहां से, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू 2r क्या होगा, 2r को आप क्या लिख सकते हो, डायमीटर लिख सकते हो। तो इस सर्किल का डायमीटर हमने एज्यूम कर लिया क्या है, कैपिटल डी। तो यहां पर 2r की जगह हमने लिख लिया डेल्टा एच इक्वल्स टू डी 1 माइनस कॉस अल्फा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डी 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम लोग सॉल्व करें, देखिए हम ये चाहते हैं इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करना चाहते हैं। अगर यहां से आप देखो, हमें ये ए बी लेंथ चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, ये ए बी लेंथ चाहिए। ठीक, देखिए दो टर्म है यहां पर, एक तो आपको ये दिख रहा होगा ए सी। ठीक है, एसी, एसी क्या है, ए पॉइंट क्या है हमारा, एंट्री पॉइंट है जहां से कांटेक्ट स्टार्ट हुआ है इस स्ट्रिप का, और सी पॉइंट क्या है जहां से कांटेक्ट आपका क्या हो रहा है, इस स्ट्रिप का रोलर से रिलीज हो रहा है। तो एसी जो है ये क्या है, ये आर्क ऑफ डिफॉर्मेशन है। ये कहां पे है, देखो ये डिफॉर्मेशन जोन में आ रहा है, और ये क्या है, एसी क्या हो, एक तरह से आर्क हुई ना। तो एसी हमारा क्या है, दैट इज आर्क ऑफ डिफॉर्मेशन है। अब एसी के ही करस्पॉन्डेंस आप देखिए यहां पर ये ए बी वाला है साइड, एसी तो ये था आपका, एसी के करस्पॉन्डेंसी हमारे क्या था, ये ए बी वाला साइड था। तो ये क्या है, ये आप देखोगे अगर ये आपके पास में आर्क है, ये देखिए ये इस तरीके से आर्क है, तो ये क्या हो गई, एक तरह की लेंथ हो गई कि नहीं हो गई। तो ए बी जो हो गई वो आपकी क्या हो गई, एक नॉर्मल लेंथ हो गई, किसके अलाउंग, इस एसी आर्क के अलाउंग। तो एसी हमारी क्या थी, दैट इज आर्क ऑफ डिफॉर्मेशन हुआ, और ए बी हमारे पास में क्या हुआ, दैट इज लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन। तो हम अगर यहां पर लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आप कहोगे सर ये बहुत ही आसान है, ये देखिए हमारे पास ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी तो हमारा क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो हम ये हाइपोथेनस जो है और हमें बेस की वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेंशन सिंपली लगा सकते हैं यहां पर। तो अगर आप यहां पर ए बी की वैल्यू को निकालना चाहते हो पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ए बी दैट इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर ये हमारे पास में क्या था, हाइपोथेनस माइनस माइनस ओ बी स्क्वायर, यही आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ए बी इक्वल्स टू दैट इज ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर वन बाय वन हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ओ ए स्क्वायर हमको पता है, ओ ए स्क्वायर क्या है, ओ ए तो ये रेडियस है ना, तो ये यहां पर डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं। ओ ए क्या है यहां पर, देखिए ये रेडियस है, तो यहां पर हम ये डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं यहां पर आर स्क्वायर माइनस ओबी, ओबी की वैल्यू देखो अभी हम लोगों ने यहां पर रखी थी, ओबी क्या था, इज नथिंग बट ओसी माइनस बीसी। ठीक है, तो ओसी माइनस बीसी आप ये यहां पर क्या रख सकते हो, ओबी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हो, तो हमने वही वैल्यू रख दी, ओसी माइनस बीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में टर्म आ रहा है। ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या आएगा, अंडर आर स्क्वायर माइनस ओ सी माइनस बी सी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करें, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ओसी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ओसी भी हमारे पास में क्या थी, एक तरह की रेडियस ही थी, तो ओसी दैट इज आर माइनस, और बीसी की वैल्यू क्या थी, डेल्टा एच बाई टू, डेल्टा एच अपॉन टू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या हुआ, आर स्क्वायर, ओसी की जगह आर रख दिया, बीसी की जगह क्या रखा, बीसी हमने पहले निकाल रखा है डेल्टा एच बाई टू। ठीक है, ये कट रहा है, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं फिर से। ठीक है, ये थोड़ा सा कट रहा है, ये वाली लाइन में दोबारा लिख दे रहा हूं, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट
आर स्क्वायर माइनस आर माइनस डेल्टा एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक अब वो पढ़ने में आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास में आ रहा है इसकी वैल्यू। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब आप ये देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसी को हम लोग जो है थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप ओपन करो यहां से, तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करो, देखो कुछ टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आर स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दिया, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखो माइनस साइन मैंने ओपन कर दिया है, तो प्लस बी स्क्वायर होगा, बट यहां माइनस लगा हुआ तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा एच स्क्वायर बाई 4। ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर है ना, तो डेल्टा एच बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे तो डेल्टा एच स्क्वायर अपॉन 4। अब क्या होगा, माइनस 2ab होगा, लेकिन बाहर माइनस साइन लगा था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। तो प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है, आर मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एच बाई 2, ये हमारे पास में आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या टर्म बचा, आर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच स्क्वायर बाई 4। ठीक है, आर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच स्क्वायर बाई 4, ये हमारे पास में टर्म बच रहा है, ध्यान से देखिएगा, आर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच स्क्वायर बाई 4। अब एक चीज ध्यान रखो, इसको मैं आगे बता रहा हूं, फिगर मिटा दे रहा हूं। देखिए, डिफॉर्मेशन जोन का मैंने यहां बना दिया, ये फिगर मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए, ये हमारे पास में आ गया। अब देखिए, हमारे पास जो फाइनल एक्सपेंशन आया, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जो हमारे पास में फाइनल एक्सपेंशन आ रहा है वो क्या है, ए बी इक्वल्स टू, ये यहां से है, इस वाले को आगे मैंने लेके गया हूं, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट आर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये हमारा पूरा अंडर रूट में आ रहा है टर्म। ठीक है, अब यहां पे देखिए, डेल्टा एच की वैल्यू आर के कंपेयर में क्या होगी, बहुत ज्यादा छोटी होगी। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, अगर हम इसकी बात करें दोनों के प्रोडक्ट की, कि आर डेल्टा एच इज मच ग्रेटर देन इन कंपेयर टू डेल्टा एच स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये वैल्यू जो होगी इसके कंपेयर में क्या होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहां पे क्या करेंगे, इस वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, डेल्टा एच स्क्वायर बाई 4 के वाले टर्म को हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको नेगलेक्ट कर दोगे, यानी डेल्टा एच बाई 4 को आप क्या कर दोगे, आप इसको नेगलेक्ट कर देते हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बचा, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट आर डेल्टा एच। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट आर डेल्टा एच, ये हमारे पास में जो है एक्सप्रेशन बचेगा। लेकिन अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, हम इस ए बी वाले टर्म को भी हटाना चाहते हैं। ए बी हमारे पास में क्या था, दैट इज लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन था, तो ये लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन कैसे हटे, यहां पे कोई एंगल आ जाए, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हो, देखिए ए बी हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया था, ए बी को हम अपनी तरफ से लेके आए हैं, और हमारे पास में नोन टर्म क्या क्या थे, अल्फा था। ठीक है, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन हमारे पास में नोन था, एच नॉट हमारे पास में नोन टर्म था, एच वन हमारे पास में नोन टर्म था। ठीक है, ये सारे नोन टर्म थे, तो फाइनल एक्सपेंशन जो हमको निकालना है वो किसके टर्म में निकालना है, एच नॉट, एच वन, रोलर रेडियस आर, और क्या है, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन यानी अल्फा। तो हमको अभी ए बी को भी हटाना पड़ेगा। अब ए बी को आप कैसे हटा सकते हो, फिर से आप इसी ट्रायंगल को कंसीडर करो, फिर से आप इसी ट्रायंगल को कंसीडर करो, ट्रायंगल ओ ए बी को, तो ट्रायंगल ओ ए बी को हमने फिर से कंसीडर कर लिया, ओ ए बी को फिर से कंसीडर कर लिया, तो यहां से हम tan अल्फा का एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हैं,
tan अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल अपॉन बेस। तो नॉर्मल हमारे पास में क्या है, ए बी, नॉर्मल हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन बेस। बेस यहां पे क्या है, ओबी, बेस हमारे पास क्या है, ओबी। अब ए बी की वैल्यू देखो आप ऊपर निकाल चुके हो ऑलरेडी, ए बी की वैल्यू जो है हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए बी की वैल्यू यहां पे क्या है, अंडर रूट आर डेल्टा एच, अंडर रूट आर डेल्टा एच अपॉन, और ओबी की वैल्यू क्या है, ओबी की वैल्यू यहां पे क्या रख सकते हो बताओ, ओबी की वैल्यू को लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये पूरा कितना था ओसी, ये पूरा ओसी क्या था, आर था, रेडियस थी। उस पूरे ओसी में से, आर में से हमको ये बीसी वाला माइनस करना पड़ेगा। बीसी क्या था, डेल्टा एच बाई टू था। तो वही टर्म हम यहां पर करेंगे, ओबी की जगह हमने क्या लिख दिया, आर माइनस डेल्टा एच बाई टू, ये कर दिया। अब देखो धीरे धीरे हमारा नॉन टर्म्स में वो बन रहा है, ठीक है, ये हमारे पास में आ रहा है। तो यहां से tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट आर डेल्टा एच अपॉन आर माइनस डेल्टा एच बाई टू, ये हमारे पास में टर्म आ रहा है। अब फिर से आप वही एक्सप्रेशन लो, अभी ऊपर आप देख चुके हो आर डेल्टा एच इज मच मच ग्रेटर देन डेल्टा एच स्क्वायर बाई फोर। तो उसी तरह से आर के कंपेयर में, रेडियस ऑफ रोलर के कंपेयर में डेल्टा एच बाई टू बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। तो हम डेल्टा एच बाई टू को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी के आगे मैं इसको मिटा दूं, मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, इतने आइटम को। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां से फिर से वही एक्सप्रेशन हम लोग लगा देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, इस डेल्टा एच जो है आर डेट इज मच 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 ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई टू। तो यहां से डेल्टा एच बाई टू को हमने क्या कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया इसके कंपेयर में। तो यहां से क्या हो जाएगा, टेन अल्फा डेट इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट आर डेल्टा एच अपॉन आर, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ रहा है, अंडर रूट आर डेल्टा एच अपॉन आर, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, और तो देखिए ये अंडर रूट आर है, यहां पे ये टोटल आर है। तो अंडर रूट से एक टर्म क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो टेन अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट डेल्टा एच अपॉन आर, ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये टोटल आर है और ये एक अंडर रूट का आर है, तो ये कैंसिल होगा तो नीचे भी अंडर रूट हो जाएगा। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट एच अपॉन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इस पर बेस बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका रिलेशन किसका है, अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये रिलेशन किस चीज का है, ये एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है, नेट रिडक्शन ऑफ मेटल प्लेट एच नॉट से जो आपका एच वन हो रहा था, ठीक है, वो जो नेट रिडक्शन था एच नॉट माइनस एच वन, ये था एच नॉट माइनस एच वन दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो ये क्या था हमारे पास में, नेट रिडक्शन था थिकनेस में जो हो रहा था वो, और रेडियस ऑफ रोलर, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच में रिलेशन है, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन, नेट रिडक्शन और रेडियस ऑफ रोलर, इन तीनों के बीच में ये रिलेशनशिप है। इस पर बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं। आपको क्या होगा, इनिशियल थिकनेस दी गई होगी प्लेट की बिफोर डिफॉर्मेशन, आफ्टर थिकनेस आपको दी गई होगी डिफॉर्मेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ रोलर दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन उस रोलर का निकालिए, ठीक है, ये प्रॉब्लम में पूछ लिया जाएगा। या फिर आपको क्या दिया जा सकता है, नेट रिडक्शन आपको दिया होगा, रोलर की रेडियस दी गई होगी, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा। एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन हो सकता है दिया हो और रेडियस ऑफ रोलर दी गई हो और ये पूछा जाए कि एक स्ट्रोक में कितना रिडक्शन होगा। तो आप सिंपल यही एक्सपेंशन का यूज करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जिसमें आपने क्या किया है, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन और नेट रिडक्शन ऑफ इन थिकनेस ऑफ प्लेट और रेडियस ऑफ रोलर को आपस में रिलेट किया हुआ है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा एंगल ऑफ जो डिफॉर्मेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा एच जो है ये अल्फा के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को यहां तक जो है समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं और देन नेक्स्ट क्लास में जो रोल सेपरेटिंग फोर्सेस हैं और अदर जो रोलिंग में पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर अटेंडेंस आप लोग अपनी अपनी इसमें दे दीजिए।
और किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है आज की क्लास में। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। डाउट में ये है कि आप कल जो मेटल कटिंग में पढ़ाया था, उससे भी रिलेटेड आप कोई भी चीज़ जो है मुझसे पूछ सकते हैं, अगर उसमें कोई चीज़ ना समझ में आई हो। साथ-साथ नोट्स बनाते चलिएगा और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते चलिएगा, ठीक है? तो आई थिंक आप सब लोग को क्लियर है, किसी को कुछ पूछना नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे का हम लोग देखेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।